दोस्तों, आप सभी हमारी कहानियां बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप सिर्फ सुनते हैं और लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा हौसला थोड़ा टूट जाता है। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें ताकत देता है कि हम ऐसी और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहें। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। दोस्तों, पिछली कड़ी में हम पहुंचे थे डाबीधुरा की ऊंचाइयों पर, जहां एक रहस्यमयी मंदिर और उसका बाग अंधविश्वास और डर के साए में छिपे लोगों की कहानी सुनाते हैं। हमने देखा कैसे गांव के लोग त्रिशूल के राक्षस की दास्तान से सहमे हुए थे, कैसे मेरे पुराने साथी बाला सिंह के भीतर उस राक्षस के उतर जाने का विश्वास पूरे दल को हिला गया, और फिर उस अंधविश्वास की आग ने बाला सिंह जैसी बहादुर आत्मा को मौत की ओर धकेल दिया। भाग 1 का अंत वहीं हुआ था, जब मंदिर के पुजारी और गांव वालों ने मुझे उस बाघ की दास्तान सुनाई, जिसे वे मंदिर का बाघ कहते थे। एक ऐसा शिकारी जानवर जिसने कभी किसी इंसान को हाथ न लगाया, पर जिसकी छाया ने पूरे इलाके को भयभीत कर रखा था। और अब दोस्तों, कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। यह वह पड़ाव है जहां इंसान और बाघ का सामना सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और नियति की जंग बनने वाला है। तो चलिए डाबीधुरा की वादियों में लौटते हैं, जहां गिद्ध आसमान में मंडरा रहे थे, किसान अपनी गाय खोने का दर्द सुना रहे थे, और मैं अपने कंधे पर चमचमाती राइफल लिए उस खूंखार शिकारी का सामना करने निकल पड़ा था। दोस्तों, डाबीधुरा की दक्षिण दिशा की पहाड़ी उत्तर की तुलना में कम ढलान वाली थी। हम लगभग 2 मील तक ओक और झाड़ियों से भरे जंगल को पार करते हुए आगे बढ़े। तभी हम एक घास से ढके टीले पर पहुंचे, जहां से पूरी घाटी का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। मेरे मार्गदर्शक ने घाटी के बाईं ओर घने जंगल से घिरे एक छोटे से घास के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं पर जराव सुबह और शाम चरने आता है। उसने यह भी बताया कि घाटी के दाहिने ओर से एक पगडंडी जाती है, जहां से गुजरते हुए वह अक्सर जराव को देखता रहा है। मेरी राइफल 500 गज तक की दूरी पर एकदम सटीक थी, और यहां दूरी मुश्किल से 300 गज की थी। मैंने तय कर लिया कि अब उस पगडंडी से नीचे उतरकर एक सही मौके का इंतजार करूंगा। तभी मेरी नजर बाईं ओर आसमान में चक्कर लगाते गिद्धों पर पड़ी। मैंने साथी को इस ओर ध्यान दिलाया तो उसने बताया कि उधर पहाड़ी की ढलान में एक छोटा सा गांव है। शायद गिद्धों की दिलचस्पी वहां मरे किसी पालतू जानवर में हो। और सचमुच रास्ता हमें उसी गांव की ओर ले जा रहा था। गांव में केवल एक घास की झोंपड़ी, एक गौशाला और कुछ खेत थे, जिनकी फसल हाल ही में कट चुकी थी। इन्हीं खेतों में झोंपड़ी और गौशाला से 10 फुट चौड़ी नाले की दूरी पर गिद्ध एक बड़े जानवर के कंकाल को नोच रहे थे। जैसे ही हम पास पहुंचे, झोंपड़ी से एक आदमी बाहर आया। उसने हमारा अभिवादन किया और मेरी यात्रा के बारे में पूछा। जब मैंने उसे बताया कि मैं नैनीताल से आया हूं और डाबीधुरा पहुंचा हूं नरभक्षी तेंदुए को मारने, तो उसने अफसोस जताया और कहा, काश मुझे पहले पता होता। आप तो उस बाघ को मार सकते थे जिसने मेरी गाय को मौत के घाट उतार दिया। उसने बताया कि पिछली रात उसने अपनी 15 गायों को खेत में बांधा था, ताकि उनकी खाद से खेत उपजाऊ हो जाए। लेकिन रात के अंधेरे में बाघ आया और उनमें से एक को मार डाला। उसके पास हथियार नहीं थे और आसपास कोई मददगार भी नहीं।
मजबूर होकर वह उस गांव गया जहां खाल और चमड़े का ठेका लेने वाला एक आदमी रहता था। वही उस गाय की खाल ले गया और बाकी काम गिद्धों ने पूरा कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसे पहले से पता था कि इस इलाके में बाघ रहता है, तो उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। वह बोला, हाँ साहब, दबिधुरा की पहाड़ी पर हमेशा से बाघ रहा है, मगर कल रात से पहले उसने कभी मवेशियों को हाथ तक नहीं लगाया था। झोंपड़ी से कुछ कदम दूर जाते ही वह आदमी फिर बोला, साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, घाटी के उस पार जाकर जराव को मारने। मेरी बात सुनते ही वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, जराव को अभी छोड़ दीजिए, पहले उस बाघ को मार डालिए। मेरी जमीन तो बहुत थोड़ी है और उपज भी नाममात्र की। अगर इस बाघ ने मेरी गायों को मार डाला, जिन पर मेरा परिवार पलता है, तो हम सब भूखे मर जाएंगे। उसी दौरान एक और दृश्य सामने आया। पहाड़ी रास्ते से एक औरत सिर पर पानी का घड़ा लिए चली आ रही थी। उसके पीछे एक लड़की हरी घास का गट्ठर और एक छोटा लड़का सूखी लकड़ियों का बंडल उठाए आ रहा था। बस यही 4 लोग, और उनके पास मात्र 1 एकड़ बंजर जमीन और पहाड़ी गायों का थोड़ा सा दूध, जिसे बेचकर वे अपना जीवन चलाते थे। अब समझ में आया कि वह आदमी क्यों इतनी बेताबी से चाहता था कि मैं बाघ का शिकार करूं। गिद्धों ने पहले ही गाय का शव चट कर दिया था, मगर यह चिंता की बात नहीं थी। खेत के पास घना जंगल नहीं था, इसलिए बाघ ने गिद्धों को नहीं देखा होगा। और चूंकि पिछली रात उसके खाने में कोई खलल नहीं पड़ा था, वह लगभग तय था कि वापस जरूर लौटेगा। मेरा मार्गदर्शक भी चाहता था कि मैं जर्राओं को छोड़कर बाघ पर ध्यान दूं। इसलिए मैंने दोनों आदमियों को वहीं बैठने को कहा और खुद निकल पड़ा यह देखने कि बाघ किस दिशा में गया होगा। गांव के चारों ओर ढेरों पशुओं की पगडंडियां थीं, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि पग चिन्ह दिख ही नहीं रहे थे। 2 बार गांव का चक्कर लगाने के बाद मैंने वर्षा नाले का रुख किया। नाले की गीली मिट्टी पर मुझे आखिरकार उस बड़े नर बाघ के पंजों के ताजा निशान मिले। ये निशान साफ बता रहे थे कि बाघ अपनी दावत के बाद इसी नाले की ओर ऊपर गया था। अब यह मान लेना गलत न था कि वह लौटेगा भी इसी रास्ते से। नाले के किनारे झोंपड़ी से 30 गज की दूरी पर एक टेढ़ा मेढ़ा पुराना बलूत का पेड़ उगा था, जिस पर जंगली गुलाब की बेलें लिपटी हुई थीं। मैंने अपनी राइफल नीचे रखी और नाले के किनारे से उस पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की शाखा नाले की ओर झुकी हुई थी और गुलाब की बेलों के ऊपर एक आरामदायक आसन सा बन गया था। यहीं पर मैंने अपनी घात जमाने का निश्चय किया। झोंपड़ी पर लौटकर मैंने दोनों आदमियों से कहा कि मैं विश्राम गृह जाकर अपनी भारी राइफल डबल बैरल 500 एक्सप्रेस लाने वाला हूं। लेकिन मेरे गाइड ने बड़े उत्साह से यह जिम्मेदारी खुद उठा ली। मैंने उसे जरूरी हिदायतें दी और वहीं झोंपड़ी के दरवाजे पर उस गरीब किसान के साथ बैठ गया। वह मुझे सुनाता रहा कैसे उसने जंगल और पहाड़ की बेरहम प्रकृति से लड़ते हुए अपने सिर पर घास फूस की छत टिकाए रखी है। मैंने उससे पूछा, तुम यह सुनसान जगह छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? वह बस इतना बोला, साहब, यही मेरा घर है। शाम का सूरज ढलने ही वाला था कि पहाड़ी से 2 आदमी नीचे आते दिखाई दिए। किसी के पास राइफल नहीं थी, मगर उनके हाथ में एक लालटेन थी। उनमें से एक था बाला सिंह, गढ़वाल का वह बहादुर इंसान जिसके दुखद अंत की कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है। उसने आकर कहा, राइफल तो लाया हूं, पर उसके कारतूस आपके सूटकेस में बंद हैं और चाबी आप देना भूल गए। अब बाघ का सामना इसी नई राइफल से होना था।
शायद इससे बेहतर उसकी शुरुआत भी नहीं हो सकती थी। पेड़ पर अपनी जगह लेने से पहले मैंने किसान से कहा, आज रात आपकी बेटी और बेटे को बिल्कुल शांत रखना होगा। औरत को भी खाना पकाने से रोकना होगा। मेरी सफलता इसी पर निर्भर है। बाला सिंह को आदेश था, झोंपड़ी के भीतर सबको खामोश रखना और जब मैं सीटी बजाऊं तब लालटेन जलाना। धीरे धीरे घाटी के पंछियों के गीत थम गए। डूबते सूरज की लालिमा पहाड़ियों से मिट गई। अंधेरा गहराने लगा और ऊपर पहाड़ी से एक सींग वाले उल्लू की भयावह आवाज गूंजी। चांद निकलने से पहले का वह भयावह अंधेरा चारों ओर छा गया। झोंपड़ी के भीतर सन्नाटा था, मौत जैसा सन्नाटा। मैं राइफल की पकड़ मजबूत किए नीचे घूर रहा था, तभी बाघ वहां पहुंचा। उसने मेरे पेड़ के नीचे से गुजरने से परहेज किया और सीधे अपने शिकार के पास जा पहुंचा। गिद्धों द्वारा छोड़े गए शव को देखकर वह बुरी तरह भड़क उठा। उसकी गुर्राहट में गिद्धों के लिए कोसा हुआ डरावना स्वर था। 2, 3, शायद 4 मिनट तक वह बड़बड़ाता रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। इसी बीच पहाड़ी के पीछे से चांद निकला और पूरी घाटी चांदी सी रोशनी में नहा गई। गिद्धों से साफ किए गए सफेद हड्डियां चमक रही थीं, लेकिन बाघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सूखे होंठ गीले किए और धीरे से सीटी बजाई। बाला सिंह चौकन्ना था। झोंपड़ी में लालटेन जली और उसकी रोशनी दरारों से बाहर झांकने लगी। तभी झोंपड़ी का दरवाजा खुला और बाला सिंह हाथ में लालटेन लिए चौखट पर खड़ा हो गया। और उसी पल मैंने नीचे झांका। वहां बाघ खड़ा था, बिल्कुल मेरे नीचे। नीलम सी चमकती चांदनी में उसकी आंखें बाला सिंह की ओर टिकी हुई थीं। मेरी राइफल की नली और उसके सिर के बीच मुश्किल से 5 फुट का फासला था। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि जब गोली चलेगी तो बारूद की आग शायद उसकी खाल झुलसा दे। मेरी राइफल का हाथी दांत का फ्रंट साइड बाघ के दिल पर टिक चुका था। मुझे पूरा यकीन था यह गोली उसे पल भर में ढेर कर देगी। मैंने ट्रिगर दबाया और कुछ भी नहीं हुआ। हे भगवान, कितनी घोर लापरवाही कर बैठा था मैं। मुझे साफ साफ याद था कि जब मैं पेड़ पर बैठा था तब मैंने मैगजीन में 5 कारतूसों का एक क्लिप डाल दिया था, लेकिन जब मैंने बोल्ट आगे धकेला तो गोली चैम्बर में नहीं चढ़ी और यह बात मेरी नजर से चूक गई। अगर यह बंदूक पुरानी और जर्जर होती तो शायद गलती सुधारने का मौका मिल जाता, पर बंदूक नई थी और जैसे ही मैंने बोल्ट खींचने के लिए लीवर उठाया, एक तेज धातु जैसी आवाज गूंजी और उसी पल शेर एक ही छलांग में किनारे पर चढ़कर मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो बाला सिंह धीरे धीरे झोपड़ी में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब चुप रहने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया ताकि वह मुझे पेड़ से नीचे उतार सके। उसी दौरान मैंने बंदूक का बोल्ट खींचकर मैगजीन खाली करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी कि बोल्ट के सिरे पर एक्सट्रैक्टर पहले से ही एक कारतूस दबाए था। मतलब बंदूक तो पहले से लॉक थी और सुरक्षा क्लच, सेफ्टी कैच भी खुला हुआ था, तो फिर ट्रिगर दबाने पर गोली चली क्यों नहीं? अब जाकर मुझे असली राज पता चला। मैंटन कंपनी के मैनेजर ने जब ये नई राइफल मुझे दी थी तो बताया था कि इसमें डबल पुल ऑफ नाम की नई तकनीक लगी है, और चूंकि मैंने पहले कभी ऐसी राइफल इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए मुझे यह नहीं मालूम था कि ट्रिगर को एक बार दबाने के बाद ढील खत्म करनी होती है
और फिर दूसरी बार दबाने पर ही गोली चलती है। जब मैंने अपनी असफलता का कारण बाला सिंह को बताया तो वह स्वयं को दोष देने लगा। अगर मैं आपकी भारी राइफल और सूटकेस ले आता तो यह घटना न होती। उस वक्त मैं भी उससे सहमत हो गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे लगने लगा कि इवन अगर भारी राइफल भी मेरे पास होती तो भी उस शाम उस खूंखार बाघ को मार पाना शायद नामुमकिन ही होता। अगली सुबह फिर एक लंबी पदयात्रा शुरू हुई। आशा थी कि नरभक्षी की कोई खबर मिलेगी, लेकिन जब मैं विश्राम गृह लौटा तो वहां एक हताश और घबराया हुआ आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। उसके कांपते स्वर में खबर थी, बाघ ने अभी अभी मेरी गाय को मार डाला है। उसने बताया, कल शाम जहां मैं बैठा था उस घाटी के उस पार वह अपने मवेशी चर रहा था। तभी अचानक बाघ प्रकट हुआ और उसकी लाल रंग की दुधारू गाय, जिसने कुछ ही दिन पहले बछड़ा जना था, उसे निर्दयता से मार गिराया। और अब उसकी मासूम बछिया भी मर जाएगी, क्योंकि उसके पास और कोई गाय दूध में नहीं थी। पहाड़ी इलाकों में पशुधन की कितनी अहमियत है, यह बताने की जरूरत नहीं। गरीब किसान के लिए एक गाय की मौत मानो पूरे परिवार की सांसें छीन ले। यह बाघ की किस्मत थी कि पिछली शाम वह बच निकला, लेकिन अब उसका अंत तय था। उस आदमी को अपने बाकी झुंड की फिक्र नहीं थी। वे तो डर कर गांव की ओर भाग गए थे। वह तैयार था, बस मुझे भोजन कर लेने की देर थी। ठीक दोपहर 1 बजे हम यात्रा पर निकल पड़े। आगे वह किसान, उसके पीछे मैं और पीछे पीछे मेरे 2 साथी, जो मचान बनाने का सामान लिए चल रहे थे। पहाड़ी के खुले हिस्से पर पहुंचकर किसान ने मुझे वह जगह दिखाई जहां उसकी गाय चर रही थी। बाघ घाटी की ओर से दबे पांव आया और बिजली सी झपट कर शिकार ले गया। बाकी झुंड चीखते भागते पहाड़ी पार कर गांव पहुंच गया। हमारा रास्ता घाटी पार कर दूसरी ओर चढ़ना था, लेकिन मैं बाघ को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए हमने घाटी के शीर्ष से घूमकर उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां गाय का लहूलुहान शरीर घसीटा गया था। नरम मिट्टी पर भागते पशुओं के गहरे निशान अब भी साफ दिख रहे थे। और फिर वहीं मिला खून का बड़ा तालाब और उससे आगे खींचती हुई खून की लकीर। वह खून की लकीर हमें लगभग 200 गज दूर एक गहरी और घनी जंगल नुमा दर्रे तक ले गई, जहां पानी की हल्की सी धारा बह रही थी। और इसी दर्रे में बाघ अपना शिकार घसीट कर ले गया था। गाय को बाघ ने सुबह करीब 10 बजे खुले मैदान में मार गिराया था, पर उसकी पहली चिंता यही रही होगी, कहीं इंसानों की नजर उस पर न पड़ जाए। इसीलिए उसने शिकार को अपने विशाल पंजों से खींचते हुए घाटी की गहरी दरार में घसीटा और एक छिपे हुए अड्डे तक पहुंचाया। पगमार्क बताते थे कि वहां शिकार छोड़कर वह आगे घाटी में उतर गया था। लेकिन यह अंदाजा लगाना सबसे बड़ी भूल होती कि बाघ कहां बैठा है, क्योंकि इंसानों या मवेशियों की हल्की सी हलचल भी उसके ठिकाने को बदल सकती थी। इसलिए हालांकि उसके पैरों के निशान नीचे घाटी की ओर जा रहे थे, फिर भी हम चारों ने शिकार खींचने के निशान का पीछा बड़ी सतर्कता से ऊपर की ओर करना ही बेहतर समझा। और फिर वहां पहुंचे जहां बारिश का पानी बरसों से पहाड़ी को काटकर एक गहरा गड्ढा बना चुका था। यही था उस नाले की शुरुआत। 15 फीट गहरी सीधी ढलान और उसके चारों ओर उग आए बलूत
और ऐश के ऊंचे ऊंचे पेड़, और इन पेड़ों और उस खड़ी ढलान के बीच की खुली जगह पर बाघ ने अपने शिकार को रख छोड़ा था। जैसे ही हमारी नजर उस गाय पर पड़ी, किसान की आंखें नम हो गईं। कांपती आवाज में उसने कहा, यह मेरी सबसे प्यारी गाय थी, अपनी संतान सी पाली थी मैंने इसे। गाय की देह वैसी ही पड़ी थी, बिना किसी घाव के छेड़े हुए। साफ था कि बाघ उसे यहाँ सिर्फ छुपाकर आराम से, चैन से खाने के लिए लाया था। अब सबसे बड़ा सवाल था, बैठा कहाँ जाए? नाले के दोनों ओर विशाल बलूत के पेड़ तो खड़े थे, मगर कोई भी मारे गए जानवर को नहीं देखता था और उन पर चढ़ पाना भी नामुमकिन था। तभी मेरी नजर पड़ी शिकार से करीब 30 गज नीचे, नाले के बाएं किनारे पर खड़े एक मजबूत हौली के पेड़ पर। इसकी शाखाएं तने से सीधी बाहर निकली थीं और जमीन से करीब 6 फुट ऊपर एक मजबूत डाल थी, जिस पर मैं आराम से बैठ सकता था। एक और डाल ठीक सामने थी, जिस पर पैर टिकाए जा सकते थे। मेरे तीनों साथी डर से कांप उठे और जोर देकर मना करने लगे कि इतनी जमीन के पास बैठना मौत को न्योता देना है, मगर और कोई जगह थी ही नहीं। तय हो गया, बैठक होगी इसी हौली के पेड़ पर। मैंने उन्हें हिदायत दी कि पास की झोपड़ी में चले जाएं और वहीं मेरा इंतजार करें, जब तक कि मैं खुद उन्हें बुलाऊं। झोपड़ी नाले के पार करीब आधा मील दूर थी। वे मुझे या मरे हुए जानवर को देख नहीं सकते थे, लेकिन मैं हौली की पत्तियों के बीच से झोपड़ी साफ देख पा रहा था। शाम के ठीक 4 बजे वे लोग चले गए और मैं अपनी बंदूक के साथ उस डाल पर जम गया, एक लंबे इंतजार के लिए। सामने पश्चिम दिशा का ढलान था और मुझे पूरा यकीन था कि सूरज डूबने से पहले बाघ शायद ही बाहर निकले। बाएं हाथ की ओर पत्तियों के बीच से नाले में 50 गज तक नजर साफ जाती थी। सामने 10 फुट गहरा और 20 फुट चौड़ा नाला खुला पड़ा था, जिसके पार पत्थरों से ढकी एक नंगी पहाड़ी थी। दाहिनी ओर ऊपर तक रिज साफ दिखता था, मगर मरा हुआ जानवर झाड़ियों में पूरी तरह छिपा था। मेरे पीछे बांस और रिंगाल की घनी झाड़ियों की दीवार थी, जो शिकार को और भी ढक रही थी। बाघ ने शिकार को बारिश से बने गड्ढे में छुपाया था और नीचे नाले की ओर उतर गया था। मेरा अंदाजा साफ था, वह जब लौटेगा तो इसी रास्ते लौटेगा। इसीलिए मैंने अपनी पूरी नजर उसी नाले पर गड़ा दी। मेरा इरादा साफ था, जैसे ही बाघ मेरे सामने आकर सीधा होगा, उसी पल गोली दाग दूंगा। इतना नजदीकी निशाना चूकने का सवाल ही नहीं था, और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा वार भी करने के लिए मैंने अपनी 2 नालों वाली बंदूक की दोनों कुंडियां पहले ही चढ़ा दी थीं। जंगल में सांभर थे, काकर की छलांगें थीं और डालियों पर बैठे लंगूर हर हलचल पर सतर्क निगाह रखे थे। साथ ही असंख्य तीतर, नीलकंठ, बुलबुल, मैना और नीलकंठ जैसे पंछी थे, जो बिल्ली जाति की जरा सी आहट पर शोर मचा देते हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि इन सब की पुकार से मुझे बाघ के आने की खबर पहले ही मिल जाएगी, मगर मैं गलत था, क्योंकि एक भी चेतावनी की आवाज सुने बिना अचानक मेरे कानों तक बाघ के शिकार नोचने की खौफनाक आवाज पहुंची। नाले में पानी पीने के बाद शायद बाघ ने रिंगाल की झाड़ियों को चक्कर लगाकर अपने शिकार तक पहुंच बना ली थी, और यह सब उसने ऐसे किया कि मुझे उसकी आहट तक न मिली। लेकिन मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि दिन में बाघ अपने शिकार पर कभी चैन से नहीं टिकता। मुझे यकीन था वह कभी न कभी खुले मैदान में मेरे सामने जरूर आएगा। करीब 15 मिनट तक वह मांस के बड़े बड़े लोथड़े फाड़कर खाता रहा। तभी मेरी नजर अचानक पहाड़ी की चोटी पर पड़ी।
जहां से एक विशालकाय हिमालयी रीछ मस्ती से टहलता हुआ बाएं से दाएं चला आ रहा था, जैसे उसे इस बात की कोई जल्दी ही न हो कि वह कब यहां पहुंचेगा। अचानक वह रुका, नीचे की ओर मुंह करके लेट गया। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर हवा सूंघी और फिर से सपाट होकर चुपचाप टिक गया। पहाड़ों में दिन के समय हवा हमेशा ऊपर की ओर बहती है और उसी हवा में उसे मांस और खून की गंध मिली, साथ ही बाघ की डरावनी गंध भी। वह मेरी गंध से बच गया था क्योंकि मैं शिकार से दाएं तरफ बैठा था। धीरे धीरे वह उठ खड़ा हुआ, झुके हुए पैरों और जमीन से सटे हुए शरीर के साथ वह दबे कदमों से बाघ की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, इस भाग में आपने देखा कि कैसे बाघ अपने शिकार पर लौट आया और उसी जंगल की खामोशी में एक और खिलाड़ी उतर पड़ा। वो था हिमालय का विशालकाय रीछ। अब यह जंगल सिर्फ इंसान और बाघ का ही नहीं, बल्कि दो दानवों की टक्कर का भी अखाड़ा बनने वाला था। कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने जा रही है और इसका अगला हिस्सा हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों, अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए। हम आपसे जल्द ही अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे।